अपने सपनों को तू यूं बर्बाद न कर। अपने सपनों को तू यूं बर्बाद न कर। खूब मन लगा के पढ़, खूब मेहनत कर। खूब मन लगा कर पढ़, खूब मेहनत कर। तेरा भी एक दिन वक्त आएगा। तेरा भी एक दिन वक्त आएगा। तू यूं मायूस ना होया कर। तू यूं मायूस ना होया कर। तो अगर दोस्तों आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो जरा देखना उन बूढ़े माँ बाप की आंखों में। उनके कितने सपने हैं आपके लिए। तो वो सोचते हैं दोस्तों एक दिन आप ही उनका ये बुरा वक्त बदलोगे। तो अपनी माँ बाप की इस आंखों में देखना जरूर कि कितने सपने हैं उनके आपके लिए। तो खूब पढ़ो दोस्तों, मन लगा के पढ़ो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं आपका दोस्त पवन मेहरा स्वागत करता हूँ आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में, पवन सर एकेडमी में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आने वाले समय में वीडियो आदि के एग्जाम होने वाले हैं। इसी पर्पज में हम आपके लिए डेली क्लासेस लेके आ रहे हैं उत्तराखंड की, ताकि आपको हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो जो इससे बाहर आए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की पुरा या आदि प्रजातियों के बारे में, यानी आदि जातियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की आदि जातियों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उत्तराखंड की कौल या मुंड जाति के बारे में। उत्तराखंड की कौल या मुंड जाति के बारे में। तो दोस्तों उत्तराखंड में आने वाली ये प्रथम प्रजाति है, यानी प्रथम जाति है। तो अगर पूछा जाता है उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जाति कौन है, तो है कौल या मुंड। तो उत्तराखंड आने वाली प्रथम जाति है कौल। तो दोस्तों अगर मैं साहित्यिक ग्रंथ की बात करूं तो साहित्यिक ग्रंथ में इन्हें मुंड या सबर कहा गया है। तो मुंड या सबर कहा गया है। और अगर दोस्तों बात करो ये पूजा की, तो इनकी पूजा, तो ये दोस्तों नाग की पूजा करते हैं। तो नाग पूजा करते हैं और साथ ही दोस्तों ये लिंग पूजा भी करते हैं। तो लिंग पूजा कौन करते हैं दोस्तों, कौल या मुंड। और साथ ही दोस्तों इसमें नाग पूजा भी प्रचलित है। तो अगर बात करें दोस्तों इनमें एक प्रथा प्रचलित है जिसे कुमारी कुमारी प्रथा कहते हैं, जिसे कुमारी कुमारी प्रथा कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शिव प्रसाद डबराल की। शिव प्रसाद डबराल जो कि इतिहासकार है। तो शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें कहा है कि ये जो जाति है, ये जो जाति है हिमालय की सबसे प्राचीन जाति है। तो हिमालय में बसने वाली सबसे प्राचीन जाति इन्होंने मुंड को कहा है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। और साथ ही दोस्तों इन्होंने कहा है कि ये जो कौल जाति है या मुंड जाति है, ये उत्तराखंड की सबसे आदि जाति है, यानी ये उत्तराखंड के सबसे आदि निवासी है, आदि निवासी है। तो दोस्तों उसके बाद करते हैं बात किरातों के बारे में। किरातों के बारे में तो यह उत्तराखंड में आने वाली दूसरी जाति है। उत्तराखंड में आने वाली दूसरी जाति है। तो दोस्तों ये कौल के बाद उत्तराखंड आने वाली दूसरी जाति है। तो अगर इनके अन्य नाम लगाए तो इनको किन्नर या कीर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों इनको किन्नर या कीर के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण में दोस्तों किरातों को भील कहा गया है। तो स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी भाषा के बारे में। तो इनकी भाषा है जो मुंडा भाषा है। तो जो ये भाषा बोलते हैं, इनकी बोली है वो है मुंडा बोली या भाषा। अब बात करते हैं दोस्तों पशुपालक या आखेट। तो ये जाति है दोस्तों, तो ये जाति क्या है, पशुपालक रही है और साथ में आखेटक यानी शिकारी रही है, यानी जानवरों पर निर्भर रही है पहले, और साथ में दोस्तों पशुपालक जाति थी। अब बात करते हैं दोस्तों महाभारत का एक जो वन पर्व है, महाभारत का जो वन पर्व है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि जो ये किरात जाति थी, तो शिव के झंडे के नीचे इन्होंने अर्जुन से युद्ध किया था। तो शिव के झंडे के नीचे यानी शिव के झंडे के साथ इन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध लड़ा था। अगर पूछते हैं आपको अर्जुन के साथ किस जाति ने युद्ध लड़ा था, वो लड़ा था किरात जाति ने। और साथ ही दोस्तों बात करते हैं विल्लभ केदार जिसे शिव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो जो दोस्तों विल्लभ केदार है, शिव प्रयाग है, तो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये इसी स्थान पे लड़ा गया था। तो यानी दोस्तों ये जो युद्ध लड़ा था ये लड़ा गया था शिवप्रयाग नामक स्थान पर लड़ा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कादम्बरी, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है इसकी, बाणभट्ट की। तो दोस्तों कादम्बरी है जो बाणभट्ट की पुस्तक है, इसमें बाणभट्ट ने लिखा है कि जो किरात है
किरात है। तो ये क्या है, उत्तराखंड में इन्होंने निवास की पुष्टि करता है। तो जो बाणभट्ट है ये क्या कहता है कि किरात उत्तराखंड के निवासी है, यानी इनकी पुष्टि करता है कि इस क्षेत्र में किरात रहते थे, किरात रहते थे। अब बात करते हैं दोस्तों रघुवंश। रघुवंश जो कालिदास का महाकाव्य है, रघुवंश जो कि कालिदास का महाकाव्य है। तो दोस्तों ये भी क्या करता है, किरातों का वर्णन करता है। तो इस क्षेत्र में किरातों के होने का वर्णन करता है। तो अगर पूछा जाता है कि रघुवंश की जाति क्या वर्णन करता है, तो ये किरातों का वर्णन करता है। तो इसी तरह कादम्बरी किसका वर्णन करती है, तो ये भी किरातों के निवास की पुष्टि करती है। अब दोस्तों अस्कोट और डीडीहाट जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, अस्कोट डीडीहाट जो कि पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में दोस्तों किरातों के वंशज का वास अभी भी है। तो इन क्षेत्रों में कहा जाता है कि जो किरातों के वंशज है वो अभी भी रहते हैं, अभी भी रहते हैं। और साथ ही दोस्तों ब्राही संहिता जो पुस्तक है, जो ब्राह्मण ने लिखी है तो ये भी दोस्तों इस क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करता है, किरातों के निवास की पुष्टि करता है। तो किरात इस क्षेत्र में रहते थे। और साथ ही दोस्तों जो उत्तराखंड में रहने वाले हरिजन हैं, उत्तराखंड में रहने वाले हरिजन जिन्हें शिल्पकार के नाम से भी जाना जाता है, तो वो शिल्पकार दोस्तों अपने आप को किरातों का वंशज कहते हैं, किरातों का वंशज कहते हैं। तो ये तथ्य इस आधार पर लगाया जा सकता है कि यहाँ पे और अन्य जातियाँ जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए, तो ये सब जातियाँ अपना जो जन्म स्थान है ये कहते हैं कि हम बाहर से आए हैं, यानी बाहर से किसी राज्य से आए हैं, और जो अपना पूर्वज है ये अन्य अन्य स्थानों पे बताते हैं। तो इससे ये अर्थ लगाया जाता है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो कहाँ से आए, बाहर से आए, लेकिन मात्र जो हरिजन है ये शिल्पकार शब्द के नाम से जो जाने जाते हैं, तो इन्हें ये कहते हैं दोस्तों कि हम जो है उत्तराखंड के आदि निवासी है, तो यानी कि उत्तराखंड के आदि निवासी है। तो इसलिए आधार पे कह सकते हैं कि ये वास्तव में किरातों के वंशज होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों खस जाति के बारे में। तो दोस्तों ये किरातों के बाद उत्तराखंड आने वाली तीसरी जाति है। तो किरातों के बाद तो दोस्तों कौन आए थे, यहाँ पे खस आए थे। तो किरातों के बाद अगर तीसरी जाति कोई आती है वो है खस। तो दोस्तों एक महाभारत का जैसे वन पर्व है, तो एक ऐसे इसका सभा पर्व है। तो महाभारत का जो सभा पर्व है उसमें कहा जाता है कि जो ये खस जाति थी, ये क्या थी, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और कौरव के बीच। तो जिस तरह पांडव की ओर से सुबाहु लड़े थे, राजा सुबाहु लड़े थे, तो उसी तरह ये भी जो खस जाति थी ये कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में लड़ी थी। तो कौरवों के ओर से महाभारत के युद्ध में ये जाति लड़ी थी। अब बात करते हैं दोस्तों काव्य मीमांसा जो राजशेखर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो काव्य मीमांसा में जो राजशेखर कहते हैं कि जो कार्तिकेयपुर नगर है, जो कार्तिकेयपुर नगर क्षेत्र है, तो यहाँ पे कोई खस राजा का राज्य था, यहाँ पे किसी खस राजा का राज्य था। तो अगर पूछता है तो किस पुस्तक में लिखा है, कार्तिकेयपुर नगर में खस राजा का राज्य था, तो काव्य मीमांसा में इसका जिक्र मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रथा पाई गई है, घर जवाई प्रथा। तो यहाँ पे क्या होती थी, वर वधू की अगर शादी होती है इसमें, तो यहाँ पे घर जवाई रखने की प्रथा थी इनमें, तो यहाँ पे घर जवाई रखते थे। अब बात करते हैं दोस्तों टिकवा प्रथा। तो यहाँ की जो विधवा महिला होती वो किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, तो पहले कहा जाता था दोस्तों महिला को अधिकार नहीं था, वो पति के मर जाने के बाद सती हो जाती थी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है, यानी और तो कितना अधिकार था, और कौन कहता अधिकार नहीं था, तो खस जाति में आके देखो, अरे बल्ले और तो बल्ले थी, वो कैसे भी पुरुष को रख सकती थी अपने घर में। चलो दोस्तों ये तो मजाक के रूप में हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों झटेला प्रथा। तो झटेला प्रथा क्या थी दोस्तों, यहाँ पे कोई जो महिला होती थी यदि वो किसी दूसरे पुरुष से शादी करती थी, तो देखो दोस्तों महिला फिर दूसरे पुरुष से शादी कर सकती थी, महिला यानी बल्ले। तो महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर सकती थी। तो दोस्तों जो महिला किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती थी, लेकिन जो पहले पुरुष से उसको संतान उत्पन्न होती थी, उसे कहा जाता था झटेला। तो इसमें झटेला प्रथा यानी दूसरे पुरुष से शादी कर सकती थी महिला।
अब बात करते हैं दोस्तों, बड़ी पुत्री होती थी जो उसमें, वो मंदिरों में दान कर दी जाती थी। तो दोस्तों खस जाति में जो भी कोई बड़ी पुत्री होती थी, ज्येष्ठ पुत्री होती थी, तो उसको ये मंदिरों में दान दे देते थे, मंदिरों में दान दे देते थे। और साथ ही दोस्तों इनमें पशु बलि प्रथा बहुत प्रचलित थी, तो ये पशु बलि देते थे, जो इनमें क्या बहुत यातायात प्रचलित थी। और बात करते हैं दोस्तों 1885 की, तो 1885 में दोस्तों इन्हें शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। 1885 में शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में कौन सी जाति आई थी? कौल। सबसे पहले हमारे उत्तराखंड में आई कौल जाति। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो कौन सी जाति आई? किरात जाति आई। और तीसरे नंबर पे बात करें तो खस जाति आई। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड की पूरा जातियों का इतिहास। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबा लें, ताकि आपको हमारे डेली अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।